बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम क्लास 9 उसकी न्यू बुक है फिजिक्स की, जिसके चैप्टर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 7 पर बात होगी। तो हम देखते हैं कि लेक्चर नंबर 7 में कौन सा टॉपिक है। जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बात होगी आज। आज का हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली वो पॉइंट होता है जहां पर किसी भी बॉडी का जो टोटल वेट है वो एक्ट होता हुआ हमें फील होता है। मतलब कोई भी बॉडी है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम पहले कोई भी पार्टिकल जब बॉडी ले लेते हैं उस पर हम डिफरेंट पार्टिकल्स के मैं आपको समझाता हूँ। सपोज ये कोई बॉडी है, इस पर ये डिफरेंट उसके पार्टिकल्स हैं, ये सारे उस पर पार्टिकल्स हैं। अब हर पार्टिकल की जो ग्रेविटेशनल यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से, या आप सादा लफ्जों में ग्रेविटी की वजह से इस पर जो फोर्स एक्ट कर रही होती है वो किस तरफ एक्ट करेगी? ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड। हर पार्टिकल लाइक दिस वो नीचे की तरफ है। मतलब अगर कोई यहाँ पार्टिकल है तो वो भी नीचे की तरफ, अगर कोई यहाँ पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल अगर आप लेंगे, हर पार्टिकल की जो फोर्स एक्ट कर रही होगी, ग्रेविटेशन फोर्स, वो किस तरफ एक्ट करेगी? डाउनवर्ड एक्ट करेगी। तो अगर हम इन सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट ले लेते हैं, और आपको ये पता है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो किसकी इक्वल होती है? जो नीचे की तरफ एक्ट करती है वो इक्वल होती है mg की, जिसको हम वेट भी कहते हैं, यानी W वेट mg की इक्वल होती है। और यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, हर पार्टिकल पर जो है ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है डाउनवर्ड। तो यहां से अगर हम देखें कि इन सारी फोर्सेस का अगर हम रिजल्टेंट ले लें, क्या ले लें जी? रिजल्टेंट फोर्स। तो जो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्या होगी कि जितनी भी फोर्सेस हैं, मतलब एक पर mg लग रही है, तो सबके ऊपर अगर हम इकट्ठा कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगी? वो सिग्मा mg। मतलब सब फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो उनका समेशन की इक्वल होगी, सम ऑफ फोर्सेस। यानी सिग्मा यहां पर किसका सिंबल, ये जो सिग्मा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सम को, यानी सम ऑफ फोर्सेस। तो ये भाई हमारी जो है, अगर हम फिर इस पर इसी बॉडी पर देखें कि फिर वो फोर्स कहाँ एक्ट करेगी, वो यकीनन ये जो पार्टिकल, ये बॉडी जो हमने बनाया है, इसी पार्टिकल के कहीं सेंटर सी पर एक्ट करती है, डाउन की तरफ, डाउनवर्ड। यानी हर पार्टिकल पर पहले हमने बात की कि ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करती है डाउनवर्ड, लेकिन अगर हम लोग उसका रिजल्टेंट फोर्स ले लें कि भाई तमाम फोर्सेस को अगर इकट्ठा कर लें रिजल्टेंट फोर्स, तो वो जो फोर्स है वो उन तमाम जो फोर्सेस पर जो तमाम पार्टिकल्स पर फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड, उनके समेशन की इक्वल हो जाती है, यानी सिग्मा mg की। तो यहां पर हमने फिर बात की, ये जो सिग्मा mg है वो रिजल्टेंट फोर्स जाहिर है सबके समेशन के एक ही फोर्स होगी, ठीक है। और अगर हम इस फोर्स को सादा लफ्जों में अगर हम कहते हैं कि भाई ये W के इक्वल है रिजल्टेंट फोर्स, तो जो सिग्मा mg है, यहाँ पर सिग्मा m की जगह पर हम अगर कैपिटल M यूज कर लें, तो ये जो कैपिटल M है ये किसकी इक्वल है? यहाँ पर सिग्मा m इज इक्वल टू कैपिटल M। यानी जो हमारा ओवरऑल बॉडी है जिस पर डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी बॉडी ले लें, अगर ये हमारे पास बॉडी है तो इस पर बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ये ले लें, इस पर भी बेशुमार पार्टिकल्स, कोई भी, मतलब तो वो सारे पार्टिकल्स पर, एक एक पार्टिकल पर हमने पहले बात की कि जो फोर्स एक्ट करती है वो ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, वो mg की इक्वल होती है। लेकिन अगर हम सारे पार्टिकल्स पर देखें कि रिजल्टेंट फोर्स सबको कंबाइन कर लें, तो वो जो फोर्स होगी वो उन्हीं सारे पार्टिकल की फोर्सेस को हम क्या ले लेंगे? समेशन, जिसको सिग्मा mg कहते हैं। अब सिग्मा m जो है, हमने बोला कोई इक्वल m है, तो हम फिर कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू mg। ये जो कैपिटल mg हमने लिखा है, ये वो फोर्स है जो इस बॉडी पर एक्ट कर रही है, इसकी रिजल्टेंट फोर्स के ऊपर, और वो कहां पर एक्ट कर रही है? उसके सेंटर पर एक्ट करेगी। तो हम इस तरह से फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को यहां से हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट, यानी ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट, यानी ये एक ऐसा पॉइंट है
ये जो सेंटर सी जिसकी बात हो रही है, वेयर टोटल, मतलब इसका जो टोटल हम वेट कहेंगे, वेयर टोटल वेट, वेयर टोटल वेट ऑफ द बॉडी, यानी ये जो बॉडी है इसका टोटल वेट जो है वो अपीयर्स होता है यहां पर, टोटल वेट यहां पर इसका अपीयर हो रहा है किस तरह से, अपीयर्स टू बी एक्टिंग, यानी इसका टोटल वेट जिस पॉइंट से अपीयर हो रहा है कि वो एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, हम उस पॉइंट को नाम देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब जैसे मैं अभी ये देखिए ये बॉडी है, तो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि मैं अगर इसको ये देखें, ये बैलेंस नहीं ना, मतलब मैं अगर ये बैलेंस नहीं है, लेकिन अब अगर ये देखें मैं इसको बैलेंस कर लेता हूं किसी एक पॉइंट पर, ये देखें अब इसका जो टोटल वेट है वो अपीयर हो रहा है किस पॉइंट पर, वो इस पॉइंट पर एक्ट होता हुआ फील हो रहा है हमें कि यहां पर इसका जो टोटल वेट है रिजल्टेंट, वैसे तो बिल्कुल वैसे ही यहां भी हर पार्टिकल पर फोर्स एक्ट कर रही है नीचे, लेकिन रिजल्टेंट जैसे मैंने कहा जहां पर वो बैलेंस हो रहा है, वो उसका जो सेंटर है, सेंट्रल पॉइंट, उसको हम नाम देंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हुआ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी is that point where total weight of body appears to be acting, जहां हमें फील होता है कि इस बॉडी का सारा वेट जो है ना वो इस पॉइंट पर एक्ट होता हुआ हमें फील हो रहा है। जैसे मैंने ये पॉइंट बनाया कि इस पॉइंट पर इसको हम क्या नाम देंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी पॉइंट सी पर, यानी इसको हम सी जी भी कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सी जी भी लिखा जाता है। तो ये हो गया भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी के मतलब। अब एक छोटा सा टेबल दिया गया है, यहाँ पर हमें डिफरेंट चीजों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, वो मैं आपको जरा समझाता हूँ कि कैसे हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो फाइंड आउट करते हैं। देखिए भाई, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, स्केयर है या रेक्टेंगल है, सपोज हमारे पास अगर स्केयर है, हम स्केयर का देखना चाहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, तो उसके लिए हमने ये देखिए ये स्केयर होता है जिसकी चारों साइड जो है वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये हमारे पास एक स्केयर है, तो इसका अगर हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सीजी फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे, इसके डायगोनल्स हम खींचेंगे स्केल की मदद से, इसके डायगोनल्स हम ड्रॉ करेंगे। तो जहां पर दोनों डायगोनल जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं, मीट कर रहे होते हैं, कंसाइड कर रहे होते हैं, वो पॉइंट कहलाएगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सीजी। बात की समझ आई। इसी तरह से अगर हम, ये तो मैंने स्केयर की बात की, अगर हम रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं, ये रेक्टेंगल है कोई, अब रेक्टेंगल का कैसे निकालेंगे, इसका भी भाई डायगोनल, मतलब इसके भी दोनों डायगोनल्स को आप आपस में ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस। तो जहां पर दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो पॉइंट जो होगा वो इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास है ट्राइएंगल। अब ट्राइएंगल का कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर ट्राइएंगल का हमने निकालना है तो ये देखें जी, ये हमारे पास एक ट्राइएंगल है, तो ट्राइएंगल का हम सीजी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा, हम पहले इस ट्राइएंगल के मीडियंस लेंगे। मीडियंस मतलब कि हम लोग इस, ये जो लाइन साइड है इसकी 3 साइड्स है ना, हर साइड का हम सेंट्रल पॉइंट जो है वो निकालेंगे। सपोज इसका सेंट्रल पॉइंट ये है, ठीक है, इसका भी सेंट्रल पॉइंट निकालेंगे, कौन सा सेंट्रल पॉइंट है वो ये है, फिर इसका निकालेंगे मीडियन, थर्ड सेंट्रल पॉइंट। अब ये तीनों जो मीडियंस हैं इनको हम आपस में मिला देंगे, ये फर्स्ट मीडियन सेंट्रल पॉइंट के साथ, ठीक है जी, ये जो है हमारा सेकंड हो गया और ये हमारे पास हो गया थर्ड। जहां पर ये तीनों कंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं जिस पॉइंट पर, ये इसका सीजी होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्राइएंगल का। ठीक है, ये तो होगी ट्राइएंगल। उसके बाद अगर आपके पास कोई राउंड प्लेट है, राउंड प्लेट का आप कैसे निकालेंगे, ये देखें जी, ये आपके पास कोई राउंड प्लेट है सर्कुलर शेप में, ठीक है। अब इसका सेंटर आपने दो जो है क्या लेने हैं, डायामीटर, वो ड्रॉ करने हैं। अब जहां पर वो एक दूसरे को कट करेंगे, ठीक है जी, वो जो पॉइंट होगा वो इसका सीजी होगा। ठीक है, इसी तरह से आपके पास सफियर हो, सफियर का भी सेंटर बिल्कुल इसी तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह से अगर सिलेंडर है आपके पास, कोई सिलेंड्रिकल शेप है आपके पास, इस तरह का बॉडी है सिलेंड्रिकल शेप में, तो कैसे लेंगे भाई, इसके भी आपने ये जो इसका पॉइंट होगा ये ड्रॉ करेंगे और यहां से इसका जो सेंटर होगा वहां से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो आपका पॉइंट आएगा वो आपका
सिलिंड्रिकल शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी CG होगा। समझ आई बात की। इसी तरह से अगर हम लोग मीटर रूल लेते हैं तो मीटर रूल का भी इसी तरह से फाइंड आउट किया जाता है जैसे अभी मैंने फाइंड आउट किया है। ये अगर मीटर रूल है हमारे पास तो यहां से भी हम लोग पहले इसका इधर से सेंटर यानी इसके जो सेंट्रल पॉइंट है जो है वो लेंगे, यहां से वो ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और फिर यहां से इसका जो सेंट्रल पॉइंट है उसको ड्रॉ किया जाएगा। जहां वो मीट कर रहा है वो जो पॉइंट होगा वो हमारा सेंटर ऑफ द रॉड जो है, ये इसका CG यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो ये तो था भाई हमारा टॉपिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड। ठीक है जी। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लेन लैमिना है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेन लैमिना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसका आपने फाइंड आउट करना है, ऑफ अ प्लेन लैमिना। मतलब आपके पास कुछ इस तरह से बॉडी है प्लेन लैमिना में, एक साइड पे बना के दिखाता हूं। मतलब सपोज आपके पास इस तरह का कोई बॉडी मौजूद है, इसका आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। तो बेटा तरीकाकार इसका ये होता है कि आपने सबसे पहले समझें कि आपने कोई कील ले लें, उसको फिक्स कर दें वॉल में। यहां पर मैंने कोई नेल, ठीक है, कील उसको फिक्स कर दिया है इस पॉइंट पर, ठीक है, ये जो है। अब मैं इस पॉइंट के साथ यही जो आपका लेमिना है इसको मैं क्या करूंगा, इसमें किसी इसके एक पॉइंट में यहां पर सुराख कर दिया जाएगा, ठीक है, यहां पर। तो इस सुराख से मैं यहां पर इसको हैंग कर दूंगा इस पॉइंट पर। यानी ये जो पॉइंट है यहां पर मैंने लेमिना को क्या किया है, इसको मैंने इस पॉइंट पर मैंने हैंग कर दिया है। इसी ये जो मैंने सुराख आपको बताया कि यहां पर हमने लिया, इसके ऊपर प्लम्ब लाइन लेंगे। प्लम्ब लाइन जो है वो रस्सी, एक रस्सी होती है, ठीक है, स्ट्रिंग होती है, उसके साथ छोटा सा वेट जो है वो बंधा होता है नीचे की तरफ। आमतौर पर इसको बॉब समझ लें, एक छोटा सा, वो उसके साथ अटैच होता है। इसको आपके जो मिस्त्री लोग हैं, ये जो घरों की तामीर करते हैं, बनाते हैं कंस्ट्रक्शन के, वो यूज करते हैं। वो भी दीवारों की सीध बिल्कुल ठीक रखने के लिए उसको यूज करते हैं, प्लम्ब लाइन। इसके ऊपर आपने प्लम्ब लाइन को हैंग कर देना। मतलब ये इसके ऊपर मैंने कोई प्लम्ब लाइन है, सपोज इस तरह की शेप होती है उसकी, ये प्लम्ब लाइन में इसके ऊपर, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो पॉइंट जिससे मैंने हैंग किया था, इससे और ये प्लम्ब लाइन की जो सीध है, हम क्या करते हैं कि वो एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं इसके ऊपर। सपोज ये मैं इधर ड्रॉ करके दिखा, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली कि भाई कहां से उसकी सीध। अब सेकेंडली हम क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा ये होगा कि दोबारा फिर इसी बॉडी को, पहले मैंने इस साइड पे इसमें, ठीक है, सुराख किया और इसको हैंग किया। अब मैं यहाँ कहीं इसको कर लेता हूँ सुराख, ठीक है, इस जगह पर। अब मैं इसको यहाँ से इस पॉइंट से हैंग कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। मतलब सपोज अब ये ऐसे हैंग हुआ है, ठीक है। अब दोबारा फिर मैंने क्या किया है, अब फिर इसके ऊपर दोबारा फिर प्लम्ब लाइन, यानी इसको हैंग करके कील के अंदर प्लम्ब लाइन इसके ऊपर। देन क्या करना है, फिर वही काम कि प्लम्ब लाइन जैसे ही वो थोड़ी पहले मूव करती है, जैसे वो स्टिल कर जाए तो हमने वो देख लेना है कि वो कौन सी सीधी लाइन है, कहाँ लग रही है, ठीक है। वो हमने एक लाइन इस पर ड्रॉ कर लेनी है। सपोज वो लाइन यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ हो रही है, ये ड्रॉ हो रही है। अब ये जो पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को मीट कर रही हैं, मिल रही हैं, ये जो पॉइंट होगा इसका, ये इसका CG होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हम इस तरह से भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो किसी प्लेन लेमिना का जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। ये था हमारा टॉपिक जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है आमतौर पर इनमें भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। बाद लोग सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक ही बात समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा मामूली सा फर्क तो है ही, ठीक है। लेकिन फिर भी ये दोनों मिलती जुलती टर्म्स होती हैं। सेंटर ऑफ मास जो है उसकी तरफ हम बात करेंगे कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। देखिए न्यूटन के अगर हम सेकंड लॉ को देखें, वो एप्लीकेबल, ये न्यूटन का सेकंड लॉ होता है फिजिकल टू ma। तो ये बेसिकली जो है वो अगर हम देखें सिस्टम पर, तो एक टाइम में किसी, समझ लें कि एक सिंगल पार्टिकल पर, ये सिंगल पार्टिकल पर अप्लाई होता है, ठीक है। अगर हम कहें कि ये बहुत से पार्टिकल्स पर एट अ टाइम अप्लाई हो तो ऐसा नहीं होता। किसी सिंगल पार्टिकल पर न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो अप्लाई होता है। और अगर आप इसको मद्देनजर रखें तो इसके लिए हम लोग अगर देखें तो किसी भी बॉडी का जो
टोटल मैस होता है वो अगर हम देखें कि उसका, ये तो अभी हम वेट की बात कर रहे थे वो जो ड्यू टू अर्थ है, लेकिन वैसे एक भी बॉडी है उसका आमतौर पर ये भी है, इसका अगर हम लोग इसको अर्थ की ट्रैक्शन से निकाल के मतलब इसकी बात नहीं कर रहे, तो वैसे अपना इसका मैस है। अब इसका मैस हमें कहां पर फील हो रहा है कि भाई कहां पर सारा मैस इसका मरकूज है, इसका वो जो उसका सेंटर होगा, वो जो पॉइंट होगा जहां हमें फील होगा, वही इसका पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ मैस कहलाता है। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कि जो पॉइंट उसका उस सिस्टम का, मैस ऑफ द सिस्टम का, उस बॉडी का हमें फील होता है कि भाई इसके ये जो सारा मैस है इस बॉडी का, वो कहां पर हमें फील हो रहा होता है, कहां पर सारा, मतलब मैंने अगर उठाया है बहुत सी चीजें हैं डिफरेंट, अगर मैं पकड़ता हूँ मेरे हाथ में ये है, देखिए मैं अगर इसको उठाता हूँ तो ये भी, लेकिन मुझे इसका जो मैस है, एक तो वेट होता है, एक मैस जो जिसका ये बना हुआ है, बेसिकली जो सारा मटेरियल है मैस ही होता है, ठीक है। वो जो हम इसके वेट की बात करते हैं, वेट तो होता है ड्यू टू ग्रेविटी। अब वैसे तो ये मैस है, अब इसका जो मैस मुझे जहां फील हो रहा है, जिस पॉइंट पर फील हो रहा है, मैंने इसको अपने हाथ पे रखा है, जहां मुझे फील हो रहा है वो पॉइंट मुझे सपोज फील होते हुए ये नहीं फील हो रहा है, ये पॉइंट नहीं फील हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं, मुझे इसका पॉइंट कहीं यही फील हो रहा है जहां पर उसका मुझे उसका मैस जो है अपने हाथ पर जो है वो फील हो रहा है, वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट हमारा कहलाता है सेंटर ऑफ मैस। तो फिर हम क्या कहेंगे कि सेंटर ऑफ मैस ऑफ अ बॉडी क्या हुआ? सेंटर ऑफ mass of a body is that point, the center of mass of a body is that point, is that point where the whole mass, पीछे हमने क्या बात की थी, where the whole weight, यहां क्या है where the whole mass, थोड़ा सा मामूली सा फर्क होता है इनमें, ठीक है, बाज दफा हम लोग उसमें फर्क नहीं समझ पाते। तो where the whole mass of the body, mass of the body is assumed, यानी हमें महसूस होता है, हम अज्यूम करते हैं, जैसे अभी मैंने अपने हाथ में रख के अज्यूम कर रहा था, टू बी कंसंट्रेटेड, टू बी कंसंट्रेटेड। मैं फिर से जरा इसकी डेफिनेशन आपके साथ रिपीट कर देता हूं कि सेंटर ऑफ अ मैस ऑफ अ बॉडी कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट होता है वेयर होल मैस, हमें ऐसा मतलब हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि भाई हमें इसका जो सारा मैस है वो कहां पर फील हो रहा है। ये देखिए ये मैंने रखा है हाथ के ऊपर, तो मुझे ये पॉइंट फील हो रहा है जहां पर इसका मैस, सारा मैस जो मुझे फील हो रहा है जिस पॉइंट पर भी होगा, जैसे इसको मैंने रखा था तो देखें ये वाले पॉइंट्स नहीं, जो पॉइंट मुझे फील हो रहा था ना, मैं अज्यूम कर रहा था कि यहां पर इसका मैस सारा जो है मरकूज है, यहां पर कंसंट्रेट कर रहा है, यहां पर मौजूद है सारा, वो जो पॉइंट होता है उसको हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ मैस। तो ये भाई आपका टॉपिक था सेंटर ऑफ मैस से रिलेटेड, ठीक है जी। इसके लिए एक दो एग्जांपल में आपकी जो है वो मजीद भी रीड कर देता हूं, ठीक है। Center of mass behaves as if all the mass of the body or system is lying at that point, यानी हमें जैसे अभी बता रहा हूं कि जहां हमें एज्यूम कर सकते हैं, जहां हमें लगता है कि भाई इसका मैस हमारे कहां फील हो रहा है हमारे हैंड को या किसी चीज पर, वो उसका जो पॉइंट होता है जहां उसका सारा मैस हमें टोटल मैस रिजल्टेंट मैस फील हो रहा होता है, वो उसका पॉइंट, उसको हम नाम देंगे सेंटर ऑफ मैस, ठीक है जी। यहां एक एग्जांपल दी गई है, और rotating wrench slides along a frictionless floor, so there is no resultant force on the wrench, therefore its center of mass shown by a yellow dot follows a linear path with constant speed। यानी यहाँ एक आपकी बुक पर जो है रेंच से रिलेटेड जो है उसको रोटेट करके दिखाया गया कि वो मतलब अपनी ऐसे फ्रिक्शनलेस सतह पर है, तो वो बकायदा इस तरह से वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब उसकी जो रोटेशनल मूवमेंट है उसमें जो है उसका मैस जो है वो हमें एक पॉइंट, येलो पॉइंट अगर हम उसमें देखें, बुक पर बना हुआ है आपकी, आप भी देख सकते हैं पेज नंबर 90 पर, वो येलो पॉइंट आपको रेंज में बार बार, यानी यहाँ अगर रेंज है, सपोज मैं वैसी रेंज की छोटी सी शक्ल आपको बना के दिखाता हूँ, फिर अगर रेंज थोड़ा सा आगे मूव कर रहा है तो फिर रेंज की शेप जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ हो जाती है। ये एक डॉट है जो आगे 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 रेंज में येलो डॉट, वो आपको एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे रहा है, इस तरह मूव होता है, वही जो येलो पॉइंट होगा, रेंज तो रोटेट करता जा रहा है, लेकिन ये जो पॉइंट है यहाँ पर उसका जो
मैस है वो पॉइंट यही है जिस पर हमें वो एज्यूम हो रहा है कि यहां पर इसका मैस सारा मौजूद है। तो ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ वेयर जी इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म द सेंटर ऑफ मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंसाइड्स विद इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो भाई जहां पर हम अर्थ पर बात करते हैं तो अर्थ पर तो जाहिर है सेंटर ऑफ जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है। अब अगर हम लोग इसी मैस ही को लेते हैं तो उसी को हमने किससे मल्टीप्लाई करना होता है, जी के साथ, तो फिर हमारे पास वेट जो है वो हमें हासिल होता है। लेकिन बात यहाँ पर हम ये आपको रिपीट कर देता हूँ दोबारा से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जो आपका मैं आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो बात हमने की थी वो ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ की वजह से, ठीक है जी, है ये करीब वहां भी हमने यही देखना है कि कहां पर हमें जो है वो अपीयर होता हुआ उसका वेट, यानी ये कंसर्न होगा वेट के साथ ड्यू टू ग्रेविटी। और दूसरी बात हमने जो की है सेंटर ऑफ मैस की, ये कंसर्न होता है मैस के साथ कि कहां पर हमें उसका मैस जो है हम लोग जो एज्यूम करते हैं कि भाई सारा मैस हमें इस पॉइंट पर फील हो रहा है। तो बाकी दोनों टर्म जो है ऑलमोस्ट वेरी क्लोज हैं, ठीक है जी। तो आज के लिए बेटा इतना ही, थोड़ा सा फर्क जो था इनमें वो मैंने आपको समझा दिया। बाकी जो हम लोग इनका जो सेंटर ऑफ दोनों पॉइंट निकालते हैं सेंटर ऑफ मैस के लिए या सीजी के लिए, वो ऑलमोस्ट समझ लें कि एक ही जगह पर होते हैं। सिर्फ फर्क ये है यहाँ पर कि वो वेट से कंसर्न है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सेंटर ऑफ मैस जो है ये मैस से कंसर्न है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू वेरी मच।